बैठ जाओ जल्दी। चलिए दे देना लास्ट में। चलो एक बात बताना, बैंक का है कोई? बैंक एग्जाम की तैयारी करने वाले 2 4 10 लोग हैं। हाँ, और जितने बैंक वाले हैं एसएससी में भी होगा आपका। एसएससी के हिसाब से भी तो पढ़ते होगे। मतलब मैं चाहता हूँ डेडिकेटेड बैंक का कौन है कि सिर्फ बैंक पढ़ता है, एसएससी उसएससी नहीं देखता। 3 लोग हैं, एक भी नहीं है। चलो देखो, एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, यहां ध्यान से समझना, कुछ चीजों को मैं डिस्कस कर रहा हूं। अंग्रेजी के अंदर 3 सेक्शन आता है। पहले सेक्शन को कहते हैं वो कैब, दूसरा सेक्शन होता है उसे कहते हैं ग्रामर, और तीसरा सेक्शन होता है इसे कहते हैं नॉन ग्रामर। इन तीनों को समझ लो। सीट मिल गया सबको सी वाला ना? चलिए प्रैक्टिस भी करा देंगे बहुत जल्द। देखो तरीका क्या है कि मैंने आपको इसेंस दे दिया सब कुछ का, चाहे वो कैब का हो, चाहे वो ग्रामर का हो, और तीसरा पार्ट है नॉन ग्रामर। अब क्या है कि आपको अपने एग्जाम, मैं खास करके देख रहा हूं जितने बच्चे ज्यादातर एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, ज्यादातर मैं एक्चुअली देखो तरीका वही सेम है, सारे एग्जाम का तरीका वही है, लेकिन ज्यादातर जब आप जिस चीज की फोकस करते हैं, क्योंकि ये एग्जाम तो टारगेट बेस्ड तो है नहीं किसी का, ये अलग से है। अंग्रेजी पूरा फाउंडेशन, ऐसा तो है नहीं कोई टॉपिक में पढ़ाया ही नहीं कि जो आपके एग्जाम में नहीं आता। ध्यान देना, जो वो कैब है इसके अंदर आता है सिनोनिम्स, दूसरा होता है एंटोनिम्स, तीसरा होता है जिसे कहते हैं OWS वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और चौथा होता है जिसे कहते हैं ईडियम्स, इडियम्स एंड फ्रेजेस, और उसी फ्रेजेस का नाम बन के आता है फ्रेजल वर्ब, यानी फ्रेज बोलो या फ्रेजल वर्ब बोलो, यही बन के आ जाता है। अब जो ग्रामर का पार्ट है इसमें आपको सारी चीजें बताया, क्या होता है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल, वर्ब चल ही रहा है हमारा, क्लियर। अब देखो नॉन ग्रामर का जो प्रोफाइल है इसके अंदर आता है PQRS, PQRS कहते हैं। अगर आप जैसे बैंक की अगर तैयारी कर रहे होंगे, या एसएससी का आपने अगर पढ़ा होगा मेंस का नोटिफिकेशन, तो उसमें आपने देखा होगा कि कॉम्प्रिहेंशन को इंट्रोड्यूस कर दिया है फिक्स करके। एक क्वेश्चन नॉर्मल पूछेगा, एक जो कॉम्प्रिहेंशन होगा वो नॉर्मल पूछेगा, और बाकी कॉम्प्रिहेंशन जो आएंगे वो आएगा आपका करंट अफेयर्स के बेसिस पे, ये बोल दिया है। तो कॉम्प्रिहेंशन का पार्ट हो गया। क्लोज टेस्ट जो होता है ये आ जाता है आपका। अब हमें जो पढ़ना है इसका ग्रुप में बना दिया। आपको मैं सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स और ईडियम्स लेके चल ही रहा हूं। सिनोनिम्स कराया आपको, ईडियम्स भी कराया, वन वर्ड्स बचा है, बहुत सारे लोगों का डिमांड था वन वर्ड्स को लेके। अब क्या करना आपको कि मैं आपको प्रोवाइड करूंगा वो मिक्स प्रैक्टिस, यानी सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड्स और ईडियम्स की प्रैक्टिस एक साथ। इससे क्या होगा कि आपको वो कैब सेक्शन पूरा मजबूत हो जाएगा। ग्रामर की मिक्स प्रैक्टिस, और तीसरा ये चलना है इसको लेके कॉम्प्रिहेंशन में, जैसे PQRS कराया हूं नॉर्मल लेवल का, अपर लेवल पे लेके जाऊंगा कॉम्प्रिहेंशन के और क्लोज टेस्ट के। क्लियर है? चलिए अब ध्यान से समझो कि सिनोनिम्स हो गया, C लेटर कंप्लीट है, D तो स्टार्ट कर दिए हैं, एंटोनिम्स उसी के साथ है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को समझते हैं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्वेश्चन कैसे आते हैं। ध्यान से देखो, जो पहला वर्ड है वो है नियोक्रेसी। नियोक्रेसी का मतलब समझो, सबसे पहले समझो क्रेसी का मतलब, क्रेसी हो या आर्की हो, यानी कहीं पर क्रेसी लग जाए कहीं पर आर्की लग जाए, इसका मतलब शासन से होता है। जैसे हमारे यहां कौन सा शासन? डेमोक्रेसी। तो डेमो का मतलब होता है पीपल, डेमोस, यानी डेमोस एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है पीपल। इसीलिए डेमोक्रेसी का जब आप एक्सप्लेनेशन देते हो तो कहते हो फॉर द पीपल, बाय द पीपल और ऑफ द पीपल, यानी लोगों का शासन, लोगों के लिए शासन, लोगों का, यानी ये कहीं ना कहीं लोगों को इंट्रोड्यूस करता है, इसलिए कहते हैं डेमोक्रेसी। तो इसका मतलब है, अगर मैं आपसे ये पूछूं
कि क्वेश्चन दिया और क्वेश्चन पे लिखा किसी ना किसी शासन से संबंधित, यानी लिख दिया शासन किसी चीज का, और उसके बाद ऑप्शन बनाया ए, बी, सी और डी, 4 ऑप्शन दिया। अब 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन सिर्फ इसमें लिखा कृषि, तो ऑप्शन कौन सा सही होगा? लेवल 1। यानी लेवल 1 कहता है कि 4 के 4 ऑप्शन अगर है और चारों अलग अलग है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में कृषि लग गया, एक ही ऑप्शन में आर्की लग गया, इसका मतलब वो शासन से हो जाएगा। समझ में आया इतना? जैसे देखो यहां पर लगा है कृषि, और कृषि का मतलब क्या है? शासन, और नियो का मतलब होता है नया। जैसे नियो नहीं होता है, अभी जैसे बहुत सारी आप कार वगैरह में देखे होगे, अभी नया लॉन्च किया स्कॉर्पियो नियो है, और बहुत सारे फोन्स आते हैं नियो करके, तो नियो का मतलब ये होता है नया, यानी ये दिखाता है नया को लेके। अब एक बात बताओ कि नियो का मतलब नया, कृषि का मतलब याद करना है शासन, तो इसका मतलब क्या हो गया? गवर्नमेंट बाई न्यू और इन एक्सपीरियंस्ड। न्यू का मतलब नया, अब नियो मतलब नया है, नया का मतलब क्या है? कि नए नए लोगों के द्वारा शासन, यानी अनुभवहीन लोगों के द्वारा शासन को क्या कहते हैं? नियोक्रेसी। नियो का मतलब नया और कृषि का मतलब शासन, दोनों को जोड़ दो तो बन गया नियोक्रेसी। नेक्स्ट है आपका डेमोक्रेसी। कृषि का मतलब शासन और डेमो का मतलब लोग। अभी बताया डेमोज लोग, तो इसका मतलब क्या हो गया? अ गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, यानी कि लोगों के द्वारा शासन, लोगों का शासन, लोगों के लिए शासन, यानी इसे ही कहते हैं प्रजातंत्र। प्रजा का मतलब क्या होता है? लोग। राजा प्रजा सुना होगा, तो कृषि को याद रखना और बाकी शब्द अपने आप जुड़ते चले जाएंगे। नेक्स्ट देख लो प्लूटोक्रेसी। प्लूटोक्रेसी का मतलब, अब बताओ कृषि का मतलब क्या है? अगर इसमें डेमो लगा दिया तो लोगों का शासन, लोगों का ही तो शासन होता है, शासन हमारा ही है। वो बात अलग है कि हमारा चलता नहीं, लेकिन शासन तो अपना ही है। अब मैंने बोला कि इसमें अगर नियो लगा दिया तो इसका मतलब नए लोगों के द्वारा शासन, डेमो लगा दिया लोगों का शासन, लेकिन अगर प्लूटो लगा दिया तो धनी लोगों के द्वारा शासन। अब ये कंफ्यूज करता है, नॉर्मली वो तो याद हो गया, लेकिन ये कंफ्यूज करेगा। अब प्लूटो को याद कर लो लूटो से, यानी प्लूटो लूटो। अब धनी आदमी जब उतरेगा, और धनी मान के चलो कि मुकेश अंबानी को भारत का प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तो अब भारत का प्रधानमंत्री जब मुकेश अंबानी तो है ही, अगर बना दिया जाए ऑफिशियली, तो एक बात बताओ कि उसका माइंडसेट क्या है? बिजनेस। और बिजनेस का मतलब होता है फायदा, यानी अपना फायदा, अपना मुनाफा, तो लोग क्या कर लेगा? लूट लेगा। और अगर भारत के प्रधानमंत्री या तो अडानी या अंबानी होते हैं, तो भारत में क्या शुरू हो जाएगा? प्लूटोक्रेसी, यानी प्लूटोक्रेसी शुरू हो जाएगा। तो इसे ही कहते हैं क्या? धनी लोगों का शासन। जैसे अगर आपने देखा होगा पंचायती चुनाव, गांव में चुनाव होता है, ये प्रधान पद प्रत्याशी निकल के आते हैं, मुखिया जिसे कहते हैं बिहार में, होता है ना। अब चलता रहेगा, अचानक से कोई व्यक्ति जो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, बहुत पैसा वाला है, गांव में आएगा, बोला इस बार हम चुनाव लड़ेंगे और सारे वोट खरीद लेंगे पैसा देके। अब वो एक बात बताओ, अगर चुनाव जीत भी गया और उसको राजा बना दिया गया, तो क्या वो भलाई करेगा? जितना देगा उतना लेगा, तो उससे क्या कहते हैं? प्लूटोक्रेसी। तो प्लूटो से याद आएगा लूटो, तो लूटोक्रेसी यानी किसके द्वारा शासन? धनी लोगों के द्वारा शासन, यानी गवर्नमेंट बाय द रिच पीपल, यानी कि धनी लोगों के द्वारा शासन जो किया जाता है उसे क्या कहते हैं? प्लूटोक्रेसी। नेक्स्ट देखो मेरिटोक्रेसी। मेरिटो, अब देखो क्रेसी का मतलब शासन, जैसे इसके पहले कौन सा वर्ड का? साइड, तो यहां पर लिस्ट क्या आ गया? क्रेसी, और क्रेसी का मतलब शासन, और यहां पर है मेरिटो। तो मेरिट शब्द का मतलब पता ही आपको? मेरिट तो उससे कहते हैं कि जैसे मान के चलो किसी का मेरिट बहुत ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? कि वहां पर बुद्धिमान लोग ज्यादा है, तो मेरिट तो उसी का बनता है ना जो बुद्धिमान होता है। तो मेरिटोक्रेसी का मतलब क्या हो गया? बुद्धिमान लोगों के द्वारा शासन, यानी एक ऐसा शासन जिसमें सिर्फ और सिर्फ बुद्धिमान लोग हैं, यानी इंटेलेक्चुअल लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उसे क्या कहते हैं? मेरिटोक्रेसी। तो मेरिटोक्रेसी को मेरिट से याद रहेगा, यानी मेरिट जिसका ज्यादा, अगर उसको राजा बना दिया जाए तो इसका मतलब कैसा शासन? जैसे एक बात बताओ मुझे कि अभी एग्जाम होता है, जैसे सीजीएल का एग्जाम मान लो, यूपीएससी एग्जाम कराता है, तो जिसका नंबर ज्यादा रहता है उसको पोस्ट दे दिया जाता है, यानी राजा बना दिया गया उस नौकरी के अंदर। अब अगर ऐसी लड़ाई चलने लगे
कि एक साइड से चुनाव लड़ना है तो एक साइड से मोदी जी बैठे हैं, इधर राहुल गांधी बैठे हुए हैं, अंबानी बैठे हुए हैं, अडानी बैठे हुए हैं, अरविंद केजरीवाल बैठे हुए हैं, जितने सारे देश के दीदी उदी सब आके बैठी हुई हैं उसमें। और उसके बाद एक फॉर्म पेपर आया और पेपर में जो जिसका सबसे ज्यादा नंबर रहेगा उसे ही बनाया जाएगा भारत का प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री किसी राज्य का। तो इसका मतलब कि अगर कोई व्यक्ति अगर उसमें पास होता है तो उसका मेरिट अच्छा है, और अगर मेरिट अच्छा है तो इसका मतलब बुद्धिमान है। तो मेरिटोक्रेसी का मतलब क्या हो गया? बुद्धिमान लोगों के द्वारा शासन, यानी एक ऐसा शासन जो बुद्धिमान लोगों के द्वारा हो। यहां पर है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी का मतलब होता है, हिंदी में कहते हैं निरंकुश तंत्र। यानी निरंकुश का मतलब क्या है, ध्यान दो, हिंदी में शायद ना समझ में आए। गवर्नमेंट यानी सरकार बाई वन पर्सन और पावर। यानी देखो ऑटो का मतलब क्या होता है? एक। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, यानी खुद से नहीं होता है। जैसे एक बात बताओ कि मैंने अगर बोला बायोग्राफी, इसका मतलब क्या है? हिंदी में जीवनी नहीं कहते हो, जैसे किसी की जीवनी हो। अब कोई जीवनी का मतलब है कि बायोग्राफी का मतलब होता है, बायो मतलब जीव, ग्राफी मतलब लिखना, यानी किसी जीव ने अपने बारे में लिख दिया उसे बायोग्राफी, किसी ने लिखा है किसी के बारे में। लेकिन मैंने बोल दिया ऑटो बायोग्राफी, यानी खुद से लिखा है उसने। ऑटो जैसे बहुत सारे ऐसे मैकेनिक्स की चीजें आती हैं, जैसे ऑटोमेटिक होता है। ऑटो मतलब स्वयं, मैटिक का मतलब काम करना, यानी खुद से ही काम कर लेने को कहेंगे ऑटोमेटिक। जैसे ऑटो डिडक्शन होता है खाते से। जैसे अगर मान के चलो कि आपने अगर कोई ईएमआई करा रखा है, कोई आपने लोन ले रखा है, तो क्या होगा कि खाते से अपने आप पैसा चला जाएगा, कट जाएगा, उसे कहते हैं ऑटो डिडक्शन। तो ऑटो का मतलब क्या हो गया? सेल्फ। जैसे गाड़ी होता है तो गाड़ी में दो तरीके से, एक मैनुअल होता है, एक ऑटो होता है। तो मैन्यू का मतलब होता है हाथ और ऑटो मतलब होता है स्वयं। यानी गियर के दो तरीके हैं, एक तो मैनुअल है, एक ऑटोमेटिक है। तो अगर ऑटोमेटिक गाड़ी लिए हो तो गियर चेंज करना पड़ेगा, अपने आप चेंज हो जाएगा। तो जो अपने आप चेंज हो जाए, जो अपने आप ही सब कुछ करे, उसे ही कहते हैं ऑटो। तो ऑटो का मतलब क्या होता है? स्वयं, सेल्फ। यानी ऑटो मतलब होता है सेल्फ और कृषि का मतलब शासन। तो दोनों को जोड़ दो तो क्या बन गया? यानी कि अपने आप को ही सब कुछ मानना, अपने आप को ही सब कुछ समझना, जो मन करे वो किया जाए, जो मेरा मन करे वो करूं, उसे कहते हैं ऑटोक्रेसी। यानी गवर्नमेंट बाई वन पर्सन और पावर। वन पर्सन, यहां देखो वन पर्सन का मतलब यहां पर क्या है? एक की बात नहीं कर रहा है, लिखा है भले एक है। यानी मान के चलो कि जैसे राजा है, तो राजा अपने आप जो मन करे कर रहा है। इसको पहचानते हो? यहीं से आंसर मिल गया। यानी ये जो चाहे वो कर देगा। अभी हाल फिलहाल में कोई खुशी पर बैन लगा दिया, कभी किसी के रोने पर बैन लगा देता है। तो यानी कि जिसका जो मन करेगा, अपने मन से चलने वाले को क्या कहते हैं? ऑटोक्रेसी। यानी खुद से ही राज करे, खुद से डिक्टेटर। देखो डिक्टेटरशिप का मतलब होता है तानाशाही, लेकिन तानाशाही का मतलब ये नहीं है कि एक ही व्यक्ति होगा। हो सकता है दो लोग मिलकर तानाशाही कर रहे हो, तीन लोग मिलकर तानाशाही कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं दोनों का जो वर्ड का जो मीनिंग है वो लगभग थोड़ा सा एक जैसा टिंज देता है। लेकिन ऑटोक्रेसी का मतलब है कि खुद से ही सब कुछ मानने वाला, अपने आप को ही सब कुछ समझे, उसे क्या कहते हैं? ऑटोक्रेसी। और डिक्टेटरशिप का मतलब भी तानाशाही होता है, वो तानाशाही दूसरे टर्म में यूज करते हैं उसे। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कहते हैं थियोक्रेसी। थियोक्रेसी का मतलब धर्मतंत्र, क्रेसी का मतलब, और थियोस का मतलब होता है धर्म। जैसे थियो का मतलब क्या हो गया? धर्म। जैसे धर्म का मतलब क्या है कि किसी देश में सुनते हो कि यहां पर इस्लाम धर्म है, क्रिश्चियनिटी है, तो इसका मतलब यह है कि यहां पर अगर थियो जोड़ दिया तो थियो का मतलब होता है रिलीजियस, यानी धर्म से संबंधित। जैसे गवर्नमेंट बाय रिलीजियस लॉ, यानी धर्म का कानून, जहां पर देश का कानून नहीं, धर्म का कानून। यानी कि जैसे इस्लाम धर्म के बारे में अगर आपने पढ़ा होगा तो इस्लाम धर्म में तीन चार चीजें निकल के आती हैं कि एक कुरान होता है, एक आयत, बहुत सारी चीजें पता है मुझे, इतना तो ज्यादा नहीं पता। लेकिन अगर मान के चलो कि अगर ये लगा दिया जाए कि जो कानून लिखा है उसमें उसी को माना जाएगा तो क्या कहलाएगा? थियोक्रेसी। यानी थियो का मतलब धर्म और क्रेसी का मतलब शासन। तो क्या मतलब निकला? धर्म तंत्र बोलो या धर्म का शासन बोलो, यानी गवर्नमेंट बाय रिलीजियस लॉज। रिलीजियस लॉज का मतलब क्या हो गया कि यानी धर्म के हिसाब से जो नियम कानून बन गया वही माना जाएगा, यानी धर्म तंत्र।
नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या आता है? मोबोक्रेसी। अब बताओ, क्रेसी का मतलब शासन और मॉब का मतलब भीड़। यानी देखो, भीड़ की बहुत सारी अंग्रेजी होती है। जैसे देखो, मॉब का मतलब भी भीड़ है, क्राउड का मतलब भी भीड़, गैदरिंग का मतलब भी भीड़, थ्रॉन्ग का मतलब भी भीड़, हर्ड का मतलब भी भीड़। लेकिन अंतर क्या है? मॉब का मतलब होता है कि दुराचारियों की भीड़, यानी एक ऐसी भीड़ जिनका इंटेंशन बड़ा गलत है, एक ऐसी भीड़ जिन लोगों का इरादा गलत है। जैसे कहीं पर कुछ लोग निकले, अब लोग निकले, वहां पर भीड़ तो है, बहुत सारे लोगों की भीड़ है, लेकिन वहां उपद्रवी है। जैसे आपने सुना होगा, जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं था, तो कवायलियों के रूप में पाकिस्तान की सेना हमला की थी। अब वो भी एक भीड़ में था, वो सभी के सभी लोग भीड़ में थे, और उस भीड़ को ही क्या कहते हैं? मॉब। मॉब का मतलब क्या होता है? एक ऐसी भीड़ जिनका इरादा गलत हो। मॉब मतलब क्या होता है? एक ऐसी भीड़ जिनका इरादा गलत है। यानी मोबोक्रेसी का मतलब क्या हो गया? भीड़तन, यानी गवर्नमेंट बाई नॉब। सीधा सीधा लिख देगा गवर्नमेंट बाई नॉब, लेकिन आपको मैं इसका डिटेल मीनिंग बता रहा हूं कि इसका मीनिंग क्या है। नेक्स्ट देखो, स्ट्रेटोक्रेसी। अब ये बड़ा फेमस शब्द है, ये नॉर्मल एग्जाम में नहीं आएगा, जो लेवल में है उसमें आता है। स्ट्रेटोक्रेसी का मतलब होता है सैनिक शासन, यानी एक ऐसा शासन जो सैनिकों के द्वारा किया जाए। जैसे आपने सुना होगा कि तख्ता पलट जाता है, जैसे म्यांमार में हुआ था, आंग सान सूकी की सरकार थी, अभी भी है क्या? तो वहां पर क्या हो गया? सैनिक शासन हो गया। कभी कभी पाकिस्तान में कई बार हुआ है कि सेना अपने प्रधानमंत्री को हटा देती है, खुद को ही शासक के रूप में बना लेती है, तो उसे ही क्या कहते हैं? स्ट्रेटोक्रेसी। यानी स्ट्रेटोक्रेसी का मतलब क्या हो गया? सैनिक शासन। यानी सैनिक, जहां के सैनिक शासन अगर करने लगे, उसे ही कहा जाता है स्ट्रेटोक्रेसी। याद कैसे करोगे? ध्यान दो, स्ट्रेटोक्रेसी का मतलब तो पता है, शासन, और स्ट्रेटो को याद कर लो स्ट्रैटेजी से। यानी स्ट्रैटेजी, यानी अगर कहीं पर सेना को अगर शासन करना है तो क्या ऐसे शासन कर लेगी? उसे स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा, कैसे क्या करना है, कब प्रधानमंत्री को कब लतियाना है, उसके बाद जाके बनना है। तो इसे क्या कहेंगे? स्ट्रेटोक्रेसी। यानी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ती है, और स्ट्रेटेजी बनाने का मतलब क्या है? कि सैनिक का शासन। स्ट्रेटोक्रेसी, सैनिक का शासन। अब देखो, हो सकता है कि जीवन में पहली बार ऐसे शब्द देख रहे होंगे। चेहरे पर इतनी मायूसी क्यों है? अभी मायूसी मिटाता हूं। नेक्स्ट देखो, जेरेंटोक्रेसी। जेरेंटोक्रेसी का मतलब होता है उम्र दराज लोगों का शासन। यानी एक ऐसा शासन कि जहां पर क्या हो? उम्र दराज लोग हो, ओल्ड पीपल हो। तो ओल्ड पीपल यानी कि जहां पर यह नियम निकल जाए कि जैसे मान के चलो कि भारत में डेमोक्रेसी है, लेकिन यह नियम निकाल दिया जाए कि भारत का प्रधानमंत्री वही बनेगा जिसकी उम्र 60 साल से ज्यादा हो, तो उस शासन को क्या कहोगे? जेरेंटोक्रेसी। यानी उम्र दराज लोगों का शासन का मतलब क्या है? कि जहां पर वृद्ध लोग शासन करे, जहां पर बड़े लोग शासन करे, उसे ही कहते हैं जेरेंटोक्रेसी। याद कैसे करोगे? देखो, क्रेसी का मतलब तो पता है शासन होगा, लेकिन जेरेंटो का मतलब होता है उम्र दराज। याद कैसे कर लो? तो जेरेंटो का जनरेशन से, यानी जनरेटो जनरेशन, यानी जनरेशन जो ज्यादा देखा होगा वो कैसा होगा? उम्र दराज होगा। तो उम्र दराज लोगों का शासन, बस क्रेसी जोड़ देना है इसमें। यानी कि जेरेंटोक्रेसी का, क्रेसी मतलब शासन, और जेरेंटो का मतलब उम्र दराज होता ही है। तो उम्र दराज लोगों का शासन का हम क्या कहेंगे? हम जेरेंटोक्रेसी। यानी जेरेंटोक्रेसी का मतलब क्या हो गया? उम्र दराज लोगों के द्वारा किया गया शासन को हम जेरेंटोक्रेसी कहते हैं। क्लियर है? एक देखो, बहुत सारे, जैसे ब्रिटेन में इसे जेरेंटो के नाम जानते हैं, और एक वर्ड होता है सेन। तो सेन का मतलब क्या होता है? कि ये भी वृद्ध को दिखाता है, उम्र दराज लोगों को दिखाता है। उसी सेन से बना होता है सीनियर। आपने सुना होगा अमेरिका के आज भी पार्लियामेंट को क्या कहते हैं? सीनेट कहते हैं ना। अमेरिका का भी ये भी मानना है, अमेरिका का ये सोच है कि जो उम्र दराज लोग होते हैं उनके पास ज्यादा अनुभव होता है, ज्यादा नॉलेज होता है। उसका ये वो भी ढक्कन है। इतने दिन से आप जिसको बहुत ज्यादा पावरफुल समझ रहे हो, उसका भी सोच देखो। उसका ये कहना है कि जो उम्र दराज होगा उसी को, यानी उसी को बहुत ज्यादा नॉलेज होगा, इसीलिए उसने अपने पार्लियामेंट का नाम रखा है सीनेट। और इस सीनेट की व्याख्या गूगल करके देख लेना, यही दिखाएगा कि सीनेट का मतलब, सेन का मतलब होता है उम्र दराज, और आगे जोड़ दिया सीनेट। क्लियर है? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है आपका ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी का मतलब होता है नौकरशाही। अब नौकरशाही नहीं समझ में आएगा। क्रेसी का मतलब बताओ, और ब्यूरो का मतलब होता है ब्यूरोक्रेट। सुने हो?
ब्यूरोक्रेट्स का मतलब होते हैं ऑफिसर्स, यानी जो एक ऑफिसर्स हैं, जैसे मान के चलो कि सीजीएल पोस्ट निकालता है तो अलग अलग मिनिस्ट्री में जाते हैं लोग, कोई होम मिनिस्ट्री में, कोई एक्सटर्नल अफेयर्स में जाएगा, कोई सीबीआई में जाएगा, कोई एक्साइज में जाएगा, कस्टम्स में जाएंगे। यानी ये जितने भी पोस्ट के अंदर जो ऑफिसर भरे पड़े हैं इसे ही कहते हैं ब्यूरो। यानी ब्यूरो का मतलब होता है ऑफिशियल। जितने आईएएस पीसीएस हो गए, चाहे जितने भी सीबीआई के, ईडी के, या अलग अलग जो लोग हैं उन्हें ही कहा जाता है ब्यूरो। यानी ब्यूरो का मतलब क्या हो गया, ब्यूरोक्रेट्स इसी से पड़ा है, तब ब्यूरो का मतलब हो गया ऑफिशियल। यानी जो ऑफिसर हैं, जो ऑफिसर्स को कहते हैं ब्यूरो, और क्रेसी का मतलब शासन, यानी गवर्नमेंट बाई ऑफिशियल। यानी जहां पर जितने ऑफिशियल लोग हैं, जहां पर ऑफिशियल लोग अगर शासन करने लगे तो उसको क्या कहोगे, ब्यूरोक्रेसी। यानी ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या हो जाएगा, ऑफिसर्स के द्वारा शासन, ऑफिशियल चीजों के द्वारा शासन, उसे ही कहा जाता है क्या, हाँ, लाल फीताशाही, रेड टेपिज्म होता है। चलिए आओ जरा देखते हैं याद हुआ कि नहीं, एक एक शब्द को समझ लेना। नियोक्रेसी, क्रेसी का मतलब शासन, और नियो मतलब नया, तो नए लोगों के द्वारा शासन। अनुभवहीन लिखने से विदक तो नहीं गए, यानी नियो का मतलब नया ही होता है, और उस नए को अनुभवहीन कहा जाता है। यहां पर देखो, डेमो का मतलब लोग और क्रेसी का मतलब शासन। प्लूटोक्रेसी, धनी लोगों के साथ। मेरिटोक्रेसी, बहुत बढ़िया तैयारी। ऑटोक्रेसी, ये मत याद करो, इसका मीनिंग पता ही है। ऑटो मतलब सेल्फ शासन, यानी खुद से ही शासन चलाना, सब कुछ करना, उसे कहते हैं ऑटोक्रेसी। जैसे मान के चलो, इसको और डिटेल समझा देता हूं जो कंफ्यूज होंगे। जैसे मान के चलो कि ये एक बहुत बड़ी संस्था है, ये हमारे खान जीएसएल सेंटर एक संस्था बहुत बड़ी है, इसके हमारे डायरेक्टर हैं खान सर। अब मान के चलो कि खान सर इसके डायरेक्टर हैं, लेकिन सिर्फ वही तो नहीं चलाते हैं, यहां पर लोग हैं, काम करते हैं, बहुत सारे लोग हैं। अब एक ही अगर कोई व्यक्ति हो, अगर एक ही व्यक्ति अगर कोई हो, वो आके ताला भी खोले, आके ये ऑन भी करे, आके सारा पीडीएफ भी बांटे, और आके खुद पढ़ाए भी, तो इसे क्या कह दोगे, ऑटो। इसी का मतलब होता है ऑटो, यानी सेल्फ सारी चीजें करे, उसे ही कहते हैं ऑटोक्रेसी। क्लियर है। यहां देखो, थियोक्रेसी, धर्म। थियोसॉफी, देखो एक आते हैं थियोसॉफी, थियो का मतलब धर्म से याद रख लेना। जैसे थियोलॉजी सुना होगा, थियोलॉजी का मतलब होता है धर्म विज्ञान, यानी जो धार्मिक चीजों के बारे में जो स्टडी करते हैं थियोलॉजी होते हैं, थियोलॉजी होते हैं, यानी थियोलॉजी कहा जाता है, और उसको पढ़ने वाला थियोलॉजिस्ट कहा जाता है। क्लियर। यहां देखो, मोबोक्रेसी, भीड़ तंत्र। स्ट्रेटोक्रेसी, सैनिक शासन। जेरेंटोक्रेसी, उम्रदराज, जो उम्रदराज है। ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही, यानी जो ऑफिशियली लोग हैं उनके द्वारा शासन कराया जाए, नौकरशाही कहलाएगा। अब बताओ, धीरे धीरे वन वर्ड समझ में आ रहा है ना। यानी ऐसे ही मेन देखो, मैं आपको बताता हूं, अपना पर्सनल अनुभव बता रहा हूं मैं आपसे। मैं खुद पढ़ता था, जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन मैंने देखा कि एग्जाम में आ रहा है, पढ़ने को बैठा, मार्केट से किताब लेके आया, लगभग 100 के आसपास पेज होगा उसमें, और एक पेज था उसमें 10 के आसपास क्वेश्चन थे, एक इधर एक इधर, तो 10 इधर 10 इधर, यानी एक पेज पर 10 वर्ड्स हुआ करते थे कि इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब ये होता है। लगभग 1 महीने तक पढ़ा मैं, और मुझे गिन के 4 से 5 पेज याद हुआ होगा, और वो भी मैं मान के चलो कोई आके बोले कि 10,000 का शर्त लगा लो, तो हिम्मत नहीं था लगा सकूं। 4 से 5 पेज याद हुआ, और उसके बाद मैंने रिसर्च किया कि कैसे इसको याद किया जाए, तो मैंने वो चीज पाया कि अगर आप इस तरीके से चलते हैं, मैंने वो तरीका अपनाया पूरा, और इस चीज को समझ लो कि जो 100 पेज की किताब थी, जिस एक पेज में 10 वर्ड थे, एक दिन में पूरी किताब खत्म कर दिया। और ये जो है तरीका, ये तरीका मैं आपको दूंगा। जितने लड़के परेशान रहते हैं कि कैसे पढ़ा जाए, कैसे समझा जाए, रटते हैं, मैं यहां पे रटवाता नहीं हूं। वो सारे तरीके, जिस चीज में जो तरीका काम आएगा उस तरीके को देता हूं। तो यानी कि ये जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस होते हैं, ये टोटल बना होता है PRS। इसे कहते हैं प्रीफिक्स, रूट वर्ड और सफिक्स। यानी यहां पर ये है रूट वर्ड, तो रूट वर्ड का मतलब है कि अगर उस शब्द में वो लग जाएगा तो उसका मीनिंग वही होगा। जैसे इसके पहले मैं कहा था साइड,
अब एक बात बताओ कि अगर कोई ऐसा वर्ड लिखा हो जिसमें वो साइड वर्ड लगा हो तो गलती से भी आंसर होगा क्षमा करना, प्यार करना। इसका मतलब होगा साइड का मतलब ये होता है हत्या कर देना। यहां पर लगा है क्रेसी, तो क्रेसी का मतलब होगा ज्ञान देना, शासन करना। तो यही कहते हैं रूट वर्ड। प्री का मतलब होता है जैसे मैंने लिखा काउंट, काउंट का मतलब गिनना। एबल का मतलब योग्य। अब मैं इसके पहले लगा दिया अन, तो अन क्या हो गया? प्रेफिक्स। ये काउंट क्या है? रूट। और ये सफिक्स क्या है? एबल। ये तीनों का अलग अलग मीनिंग है। अन का मतलब नेगेटिव, काउंट मतलब गिनना, एबल मतलब योग। अगर तीनों को एक साथ जोड़ दे तो मीनिंग निकल जाएगा। अब लड़का रटता है एक से, एक एक को निपटाऊंगा धीरे धीरे। बताओ यहां तो कोई प्रॉब्लम है? ये सारे शब्द याद है कि नहीं? ऐसे ही समझना है इस चीज को, और धीरे धीरे रूट वर्ड के सारे आपको मीनिंग पता चल जाएंगे कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे क्रेसी का पता चला वैसे ही बहुत सारे आते हैं। जैसे फिलो हो गया, मिजो हो गया। अब फिलो का मतलब होता है प्यार, मिजो का मतलब होता है नफरत। तो जिस वर्ड के साथ मिजो लग गया तो क्या कभी प्यार होगा? उसका मतलब ही आएगा नफरत। जिसके साथ फिलो लग गया नफरत होगा। समझ में आया? और फ्रेजल वर्ब में तो दिक्कत नहीं होगा। फ्रेजल वर्ब का तरीका जब बताते हो तो प्रैक्टिस करते रहना, गोला खींच खींच के। चलिए अब देखो आगे बढ़ते हैं। एक जरा बात बताना कि वॉइस में तो दिक्कत नहीं आ रहा होगा कोई कहीं बनाने में। जितना बता दिया हूं प्रेजेंट का और पास्ट का 1% का दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब समझते हैं आगे की चीजों को। कोई डाउट है? चलिए, करप्शन। करप्ट का मतलब होता है भ्रष्ट, करप्शन का मतलब होता है भ्रष्टता। यानी जहां पर जैसे लूटपाट जहां पर हो, उस लूटपाट को कहते हैं भ्रष्टता। जहां पर करप्शन चलता हो, जैसे आपने सुना होगा कि यहां पर बहुत ज्यादा जैसे लिस्ट निकलता है सबसे ज्यादा करप्शन कहां पर है, तो बिहार करप्शन में नंबर 1, और भी बहुत सारे स्टेट्स हैं, उसे कहते हैं करप्शन। चलिए अब ध्यान से समझना जितना चीज बता रहा हूं। अभी तक जो जितना बताया हूं, कल किसी बच्चे का डाउट था। उस डाउट में क्या था कि सर आई के साथ आपने विल क्यों लगाया? आई के साथ तो सेल लगना चाहिए। और कल भी ये आपको बता के लगाया था कि चाहो तो इसमें सेल भी लगा सकते हो और विल भी लगा सकते हो, बताया था ये। आज उन सारी चीज सारे भ्रम मिटा देते हैं, समझना इसको। मैंने आपको जितना वर्ब टॉपिक पढ़ाया था वो एक दूसरे से रेलिवेंट थे, वॉइस से उन सब चीजों के बारे में आपको बता दिया। इन्फिनिटिव्स हो गया था। नेक्स्ट हेडिंग बनाओ जीरंड। जीरंड के बारे में आज निपट लेते हैं। जीरंड काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए आई के साथ विल लगाएंगे। देखो दोनों लग जाएगा। मीनिंग बताऊंगा आज कि आई के साथ विल लगाते हो तो मीनिंग क्या होगा, सेल लगाते हो तो मीनिंग क्या होगा। इन सारे भ्रम को मिटा देता हूं। जीरंड का मतलब बेसिक ये होता है कि जीरंड का मतलब होता है कि अगर V1 के साथ आप आईएनजी का इस्तेमाल कर दो, अगर आईएनजी का इस्तेमाल कर दिए और इसको सब्जेक्ट की जगह लगा दो, ऑब्जेक्ट की जगह लगा दो, तो क्या बन जाता है? जीरंड। जैसे मैंने लगाया यहां पर वॉक, अब वॉक के साथ जोड़ दिया आईएनजी, तो वॉकिंग क्या है? जीरंड है। अभी कैसे बता सकते हैं कि जीरंड है? अभी बता सकते हैं। यानी वॉकिंग एक शब्द बन गया आईएनजी लगाने से। हो सकता है B4 भी हो जाए। बताओ यहां V4 नहीं लिख सकता हूं। यानी कि अगर वॉकिंग को उठा के यहां लिखा और उसके बाद लिख दिया वॉकिंग इज गुड, अब क्या है ये? पहले दिन याद करो कि ये है वर्ब, ये है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है? तो नाउन होगा, प्रोनाउन होगा, इन्फिनिटिव्स होगा और जीरंड हो। नाउन है, प्रोनाउन है, इन्फिनिटिव्स है, तो क्या है ये? जीरंड। यानी वॉकिंग क्या हो गया? जीरंड। क्लियर? अब इन सारी चीजों से कभी एग्जाम क्वेश्चन ही नहीं पूछता है कि कभी पूछेगा कि बताओ ये जीरंड है कि नहीं है, इसके बारे में 2 पेज में व्याख्या करे, पूछेगा। कट थ्रोट कंपटीशन है, 2 क्वेश्चन पूछेगा। कैसे? ध्यान से समझो। लिखा है क्या? कैटरीना कैफ इज यूज टू वर्क हार्ड। कैटरीना कैफ इज यूज टू वर्किंग हार्ड। कैटरीना कैफ यूज टू वर्क हार्ड और कैटरीना कैफ यूज टू वर्किंग हार्ड। 4 सेंटेंस है। बताओ अगर पहले को राइट किया कितने लोग हैं और दूसरे को राइट किया तो
तीसरे को राइट किया तो, और चौथे को राइट किया तो, देख रहे हो अलग अलग हाथ उठा है, कोई बी उठा है, कोई सी, कोई ए, कोई डी, सब लोग मेरा साथ दिए कहीं ना कहीं। एक बात जरा बताओ, सबसे पहले इन दो मीनिंग को समझ लो कि यूज टू का मतलब क्या होता है। यूज टू का मीनिंग अपने आप में चेंज हो जाएगा। आप इसके अगर फॉर्मेशन में चेंज करते हो तो इसके मीनिंग में चेंज हो जाएगा। जैसे ध्यान दो, यहां पर लिखा है यूज टू, एडिक्टेड टू, अकस्टम टू, हैबिचुएट टू, डेवोटेड टू, कमिटेड टू, यानी इन सबका मतलब होता है किसी के साथ लत होना, आदि होना, किसी के नहीं होता है किसी का लत हो जाना। तो लत होना का मीनिंग तब होगा, खास करके मैं यूज टू के बारे में बता रहा हूं, इन सारे शब्दों का मतलब क्या होता है, लत होना, आदि होना। जैसे एडिक्टेड का मतलब क्या होता है, आदि होना। जैसे नहीं होता कि मुझे एडिक्शन हो गया है, नहीं होता है। एडिक्ट का मतलब होता है, एडिक्ट का मतलब होता है कि लत होना, आदि होना, नहीं, उसी से बना होता है आईओएन। आईओएन नाउन है, यानी मुझे एडिक्शन लग गया है पबजी खेलने का, मुझे एडिक्शन लग गया है गेम खेलने का, सिगरेट पीने का। तो ये दिखाता है लत होना, आदि होना, किसी चीज के साथ, किसी के साथ उसके बिना ना रह पाना, उसके आदि बन जाना, इन सब का मतलब होता है। ध्यान देना, अगर इनके पहले मैंने लगा दिया इज, एम और आर, तो इज एम आर क्या है, वर्ब टू बी। हमेशा बताओ इज एम आर अपने बाद क्या लेता है वर्ब के रूप में, V4 नहीं लेता है। ही इज गोइंग नहीं होता है, ही इज गोइंग। तो जैसे मैंने लिखा कि ही इज यूज टू, अब बताओ ड्रिंक फूड की ड्रिंकिंग फूड। ही इज एडिक्टेड टू स्मोकिंग सिगरेट की स्मोक सिगरेट। समझ में आया। मैंने लिखा यू आर अकस्टम टू ड्रिंकिंग वाइन की ड्रिंक वाइन। समझ में आया ना। तो अब इस चीज से मैं ये तरीका दे रहा हूं कि इज एम आर की वजह से क्या आता है, V4। याद रहेगा इतना। क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन क्या पूछा था, कैटरीना कैफ इज, अब बताओ इज लगा है कि नहीं, तो इज लगा है, यूज टू के बाद बताओ वर्क आएगा कि वर्किंग हार्ड, यानी इसका मतलब पता है क्या है, यानी यहां क्या दिखा रहा है, यानी कि कैटरीना कैफ आदी है किसके लिए, कठिन मेहनत के लिए, कठिन परिश्रम के लिए। यानी कैटरीना कैफ कठिन परिश्रम के लिए आदी है, हमेशा आदी रहती है। तभी तो आज विकी कौशल इतना आगे बढ़ गया। अब देखो, कहने का मतलब है कि अगर इज एम आर लगा हुआ है तो क्या लगाओगे, वर्क लगाओगे वर्किंग, तो आंसर होगा वर्किंग, काट देना। और इसको क्या कहेंगे, तो इसे कहेंगे जीरण। क्या कहेंगे इसे, जीरण। समझ में आया। यानी ये क्या है, जीरण है। नेक्स्ट देखो, कैटरीना कैफ यूज टू वर्किंग हार्ड, दो बार आ गया क्या ये, ना। अब ये दूसरा है, पहला समझ में आया। यानी यूज टू, ये लिख लिए हो सब, जितने सारे शब्द थे ये लिख लिए। कितने नहीं लिखे हैं नालायक, हाथ उठाना, जल्दी नोट करो। किसको, जीरंड को। यूज टू ये मॉडल्स होता है। प्रीपोजिशन कौन बता दिया, टू प्रीपोजिशन है। यूज टू दिखाता है आपके पास्ट एक्शन को, जैसे पास्ट में मैं किया करता था, ये भी आता है यूज टू। अब उसका इसके बाद वही बताऊंगा। नोट हो गया। यानी यूज टू, एडिक्टेड टू, अकस्टम टू, डेवोटेड टू, कमिटेड टू। अगर ये है इसके पहले इज एम आर लगा हो तो क्या लगा दोगे, V4। अब देखो एक स्पेशल रूल सिखा रहा हूं। मैंने लिखा यहां पर, एक साथ दोनों को एक बार इंट्रोड्यूस कर दे रहा हूं। मैंने लिखा यहां पर यूज टू, क्लियर है। अब एक बात बताओ कि यहां अगर इज एम आर रहेगा तो, अगर इज एम आर रहेगा तो यहां V4। इसका मतलब चेंज हुआ कि नहीं, कि मैं यूज टू हूं, इसके लिए आदी हूं, लत लगा है मुझे, इसके बिना नहीं रह पाता हूं। लेकिन अगर मैंने यहां पर लिखा यूज टू, अब यहां पर यूज टू लिख दिया,
और इज, एम और आर को नहीं लगाया तो फिर क्या करोगे? किसका इस्तेमाल करोगे? V1। इसलिए क्योंकि ये बन जाता है मॉडल्स। मॉडल्स का काम कर देता है, क्या लेता अपने पास? V1। जैसे यहां पर देखो, कैटरीना कैफ यूज टू, अगर यहां पर इज होता तो वर्किंग हार्ड करते, लेकिन यहां पर क्या है? यूज टू। इसका मतलब पता है क्या हुआ? किया करती थी। यानी आपके पास्ट एक्शन को दिखा दिया कि जैसे आपने लिखा कि आई यूज टू गोइंग टू स्कूल की गो टू स्कूल, गोइंग टू, आई यूज टू मैं किया करता था। इसका मीनिंग चेंज हुआ कि नहीं? अगर आपने इज एम आर लगाया तो ये बीइंग वर्ब है, होने की बात करता है, और ये कंटिन्यू कर दिया कि अभी भी चल रहा है। एडिक्शन का मतलब क्या होता है? कि कोई चीज पहले से है और अभी भी चल रहा है। यानी मैं इसका लत हूं, आदि हूं, तो चलने के लिए V4 का इस्तेमाल करते हैं। तो इसीलिए आपने अगर लिखा कि आई एम, जैसे लिख दिया कि आई एम, चाहे आई के साथ वॉज लगा दो, आई वॉज यूज टू। अब बताओ, वर्किंग हार्ड की वर्क हार्ड? पास्ट की घटना को दिखाया, वॉज वर। अब यहां पर देखो, कैटरीना कैफ यूज टू, अब कैटरीना कैफ यूज टू वर्किंग हार्ड की वर्क हार्ड। लेकिन अगर यहां पर लगा देता कैटरीना कैफ इज, तो क्या हो जाता? जैसे यहां पर है। तो दोनों के अर्थ में चेंज समझ में आया? अगर इज एम आर लगा रहे हो तो इसका मतलब हुआ लत हूं, आदि हूं, लेकिन अगर इज एम आर नहीं लगाया तो पास्ट की बात बता रहा हूं कि मैं ऐसा किया करता था। अब किया करता था, देखो कॉन्टिन्यूअस का मतलब मैं आपको टेंस में भी बताऊंगा, अभी भी समझ लो। कॉन्टिन्यू का मतलब क्या होता है? इसका लगातार तो हिंदी हो गया, मैं अर्थ नहीं पूछ रहा हूं। उसका मतलब क्या है कि जो कॉन्टिन्यूअस का मतलब पता है क्या होता है? कि जो थोड़ी देर पहले स्टार्ट हुआ है और थोड़ी देर के बाद समाप्त हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? कॉन्टिन्यूअस। जैसे लड़का पढ़ता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस इस क्रिया के अंत में रहा हो, रही हो, रहे हो, इसे कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। कहते हैं ना? एक जरा बात बताना कि मैं अगर बोलूं कि वह सोया है, कौन सा टेंस है? लिख ही देता हूं। मैंने लिखा कि वह सोया है, कौन सा टेंस है? परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट नहीं है। इसका मीनिंग पता है क्या होगा? ही इज। आगे लिख दिया V4, ही इज स्लीपिंग, वह सोया है। इसका मतलब है कि अब उठेगा नहीं, यानी थोड़ी देर पहले सोया और थोड़ी देर के बाद उठ। तो इस बीच में जितना काम हुआ उसे कहते हैं कंटिन्यू। कुछ देर के लिए कंटिन्यू रहा। तो ये मत समझ लेना कि वह सोया है, अब इसमें तो रहा रही नहीं है। तो क्या जिसमें रहा रही नहीं वो कंटिन्यूअस नहीं होगा? वह नदी के किनारे बैठा है, तो बैठा है तो ही इज सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर। समझ में आ रहा है ना? तो ये रहा रही दिमाग से निकाल दो कि कॉन्टिन्यूअस का मतलब होता है कि जो चीज थोड़ी देर के लिए कंटिन्यू रहे। थोड़ी देर के लिए कंटिन्यू रहने का मतलब है कि जो है और थोड़ी देर के बाद समाप्त हो जाए, उसे कंटिन्यू कहते हैं। और यही दिखाता है कंटिन्यू एक्शन को V4, कि थोड़ी देर के लिए है। अब एक बात बताओ कि जैसे किसी चीज का कोई लत है, आदि है, आप बोलोगे कि सर ये तो कभी थोड़ी देर के लिए पहले समाप्त शुरू होता है लेकिन जीवन भर चला रहता है। लेकिन ऐसा भी होता है कि स्टार्ट हुआ लेकिन कुछ दिन के बाद छूट जाएगा ये। तो यही जो कंटिन्यू रहा है इसे कंटिन्यूअस कहते हैं। और जब आदि हो, लत हो, उसके लिए V4 का इस्तेमाल करते हैं। तो यानी यहां पर जो सेंटेंस दो है, पहला है कि कैटरीना कैफ इज। अब इज लग गया तो क्या दिखाएगा? आदत को, यानी ये आदत को दिखाएगा। तो आदत के लिए वर्क नहीं, वर्किंग। लेकिन कैटरीना कैफ यूज टू, यानी कैटरीना कैफ यूज टू पास की घटना दिखाया। मैं लिखा कि ही यूज टू, अब ही के बाद इज आया, सीधा लगा दिया यूज टू, मैं किया करता था। आई यूज टू गोइंग टू स्कूल की गो टू स्कूल। तो इसका मतलब क्या हुआ? जाया करता था। ध्यान दो, जाया करता था। एक बात बताओ कि मैंने लिखा यहां यूज टू, अब अंग्रेजी बोलना है इसकी मदद से, तो कैसे बोलोगे? आई यूज टू गो टू स्कूल, आई यूज टू प्ले क्रिकेट, आई यूज टू प्ले फुटबॉल, आई यूज टू रीड, मैं पढ़ा। इसका मतलब क्या हुआ? आई यूज टू रीड, इसका मतलब
मैं पढ़ा करता था। आई यूज टू मेक माई नोट्स माई सेल्फ। आई यूज टू प्ले क्रिकेट, इसका मतलब क्या है? मैं खेला करता था। आई यूज टू प्ले फुटबॉल, यानी कि मैं फुटबॉल खेला करता था। आई यूज टू प्ले गेम, गेम खेला करता था। समझ में आ रहा है? यानी यूज टू की मदद से भी आप क्या बनाते हो? अंग्रेजी बनाते हो। अब अंग्रेजी पास की घटना जितना था सब चाप दो इसको। मैं आदी हूं, अगर आदी हूं किसी चीज का, तो अब इसमें जोड़ना पड़ेगा कि आई एम यूज टू, आई एम अकस्टम टू। अब बताओ, ड्रिंक वाटर के ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंक वाइन के ड्रिंकिंग वाइन। वह नदी के किनारे बैठा है सर, इसका क्या बनाए? थोड़ा बताए तो क्या होगा इसका? वह नदी के किनारे बैठा है। ही इज सिटिंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर। वह नदी के किनारे बैठा है। अब ये मतलब कि बैठा है, पास की घटना है, तो बना दोगे कि सिट, नहीं होता है। यानी मैं जब आपको पढ़ाऊंगा, जब टेंस जब शुरू होगा ना, तो आपके बहुत सारे भ्रम मिट जाएंगे। आप बोलोगे कि सर आप कहां थे, इतने दिन से हमें लूटा जा रहा था, आप कहां थे? सच्चाई यह है कि अंग्रेजी और हिंदी को एक साथ जोड़ देता है कि ताते ती लगा होगा तभी प्रेजेंट होगा, जरूरी है। रहा रही रहेगा तभी कंटिन्यूस होगा, जरूरी है। चुका हो चुकी हो तभी परफेक्ट होगा। तो चुका था, चुके थे, जैसे वह खा चुका था बताया था। अब खा चुका था तो ही हैड ईटन फूड होगा। अब किसी के साथ जाके बोलना कि वह खा चुका था या मैं खा चुका था, और आई हैड ईटन फूड को काट के और उसके बाद लिख देना आई एट फूड, तुम्हें दीवार पे चुनवा देगा। बोलेगा कि ये कहां से पढ़ लिया, ये तो होता ही नहीं है। चूक देखो, बड़ा चूका परफेक्ट, था पास्ट, दोनों को जोड़ दिया पास्ट परफेक्ट। ऐसे नहीं आता है अंग्रेजी। तो बताओ, यूज टू के दो मीनिंग समझ में आए? अगर इज एम आर लगा हो तो V4 आदत लगा देगा, यानी आदत को बना देगा। अगर नहीं लगा हो तो पास्ट के घटना को। मैंने देखो, मैंने आपको याद करने के लिए एक चीज बताया कि अगर मैंने यहां पर लिखा है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लिख दिया इज एम आर, यानी इज एम आर लिखा, तो एक बात बताओ कि इसके बाद V4 नहीं आता है। अगर V3 आ जाए तो पैसिव वॉइस चला जाएगा। मैं याद करने के लिए बता रहा हूं कि इज एम आर के बाद क्या आता है? V4। किसमें? अगर यूज टू लगा हो तो। इस इज एम आर को याद करना। देखो एग्जाम में क्या होगा कि ऑप्शन देगा कैसे, आपको देखना है कहां इज लगा है, कहां एम लगा है, कहां आर। अगर इज एम आर दिखे V4 पे आंसर कर देना, अगर इज एम आर ना दिखे तो V1। समझ में आया ना? आगे बढ़ जाओ। अब देखो, जितना लिखवा रहा हूं उसको एज इट इज छाप लो। क्या करना है इसे कि ऐसे अगर जितने शब्द दिख गए तो इसके बाद क्या आएगा? V4। कॉन्फिडेंट ऑफ, डिजायरस ऑफ, होपफुल ऑफ, टायर्ड ऑफ। लिख रहा है, देख रहा है विनोद, इंग्लिश कितना खराब पढ़ाया गया था बचपन में। यूज टू का मतलब देखो दो होता है, एक होता है आदी होना और एक होता है पास्ट की आदतों को बताना, मैं किया करता था। जैसे दादाजी से मिलोगे ना तो दादाजी कहेंगे कि मैं 4 बजे उठा करता था, तो ये क्या बता रहे हैं? अपने बातों को कि मैं इतने बजे किया करता था। जब तुम भी हो जाओगे उनकी उम्र के तो तुम भी बताओगे कि मैं किया करता था, मैं पीए सर का क्लास देखा करता था। तो ये क्या दिखाता है? तुम्हारे पास्ट के हैबिट को। ये हैबिचुअल एक्शन जो तुम्हारा पास्ट में था, अब फ्यूचर में कैसे आएगा? आदि हो जाओगे। फिर वही बात हो, फिर गे गा गे गी जोड़ रहा है। यूज टू का मतलब होता है अकस्टम होना, आदि होना, जो थोड़ी देर पहले हुआ है और ये अभी चल रहा है। तो चल रहा है तो कंटिन्यूअस में आएगा। फ्यूचर नाम का तो टेंस ही नहीं होता है,
कहां बेटा बनाओगे इसे? अगर बोले आदि हो जाओगे तो इसका मतलब होगा कंडीशनल क्लाउज जोड़ोगे कि इफ यू जाए अनटिल, जब तक नहीं, जब तक तुम इसे छोड़ोगे नहीं तब तक तुम आदि हो जाओगे, या जब तक इसे तुम नहीं करते हो तब तक तुम आदि हो जाओगे। तो ये कंडीशन को जोड़ेगा, तो यू विल का इस्तेमाल करोगे इफ के साथ। हो गया ये, जल्दी से देखो। अब्सटेन फ्रॉम, डेबर फ्रॉम, डेसिस्ट फ्रॉम, प्रिवेंट फ्रॉम, प्रोहिबिट फ्रॉम, रिस्ट्रेन फ्रॉम, रिफ्रेन फ्रॉम। इन सबके बाद किसका इस्तेमाल करेंगे? V4 का। इनके बाद सिर्फ और सिर्फ V4 का इस्तेमाल किया जाएगा। अब ये देखो, ये फिक्स प्रीपोजिशन भी आपका तैयार हो रहा है। कभी कभी आता है किसके साथ किसका इस्तेमाल, अब सुना होगा आपने, रिफ्रेन के साथ फ्रॉम का इस्तेमाल किया जाता है, रिस्टेन के साथ भी फ्रॉम का। तो प्रोहिबिट हो, प्रिवेंट हो, डेसिस्ट हो, डेवर हो, अब्सटेन हो, इन सबका मतलब होता है परहेज करना। परहेज करना, किसी चीज को, किसी चीज से बचना, सारे शब्दों के मीनिंग है। क्लियर है? सीजीएल का बैच कब लाएंगे? एक हफ्ते में आ जाएगा। सीजीएल का है, समझ ही में एक बोलो कोई। छुट्टी, अब जैसा होगा वो मैनेजमेंट डिसाइड करेगा, मैनेजमेंट से नोटिफिकेशन आ जाएगा जैसा हो। हाँ अच्छा, मेरा पूछ रहे हो कल का ना? कल क्लास नहीं है, कल नहीं होगा। देखो मन नहीं होता तो मैं कोई काम नहीं करता हूं, मन रहता है तो 10 घंटा पढ़ा दूंगा। चलिए, यहां तक कोई दिक्कत है? यहां जितने भी शब्द है, देखो एक आपको ना सूचना दे रहा हूं मैं पहले से ही, हालांकि मैं सोचा था कि बाद में अचानक से दूंगा। आप सबके लिए एक बात बताओ कि 14 नवंबर को क्या मनाया जाता है? बाल दिवस। आप सबका दिवस है। इस दिन मैं लूंगा 14 घंटे की क्लास, और बहुत जम के प्रैक्टिस करवाऊंगा। इसमें 14 घंटे क्लास सुबह से स्टार्ट करूंगा रात तक, और इतना प्रैक्टिस कराऊंगा कि एक प्रैक्टिस क्लास आपके लिए बहुत होगा। सब कुछ इसमें चाप दूंगा इसमें। चलिए अब देखो, आपको नहीं ऑफलाइन नहीं, ऑनलाइन ही होगा। आराम से यहां पर आके डिस्टर्ब कर दो, सर छोड़ दीजिए, सर छोड़ दीजिए। देखो मुमकिन नहीं है, अभी टाइम है। अभी मुमकिन नहीं है कि यहां सुबह 10 बजे बुला के और रात के आपको 12 बजे तक रोको, बस की बात है। यहां भी नहीं हो पाएगा, फिर वही और 6 घंटे क्लास करनी पड़ेगी। आराम से लेंगे, फ्री रहेगा सबके लिए, और सब लोग देखेंगे उसको। अब बने रहना उसमें, देखना कैसे कराते हैं। चलो अब ध्यान दो, अब समझो। अब देखो, अंग्रेजी चल रहा है बढ़िया, आपका वो कैब हो गया, ग्रामर हो रहा है बढ़िया से। मेहनत बस साथ साथ करते रहो। सारे जितने हैं, नहीं कहते हैं कि भुला देंगे तुमको सनम धीरे धीरे, तो मेरा कहना है कि मिटाएंगे तुम्हारे सारे भरम धीरे धीरे। अब देखो, ये सारी चीजें आपकी एक तरफ, सारी चीजें, और यहां पे आपको स्पोकन के लिए डेली कंटेंट कुछ ना कुछ देता रह रहा हूं कि कैसे बोलना है। जैसे नहीं, वह गलती से भी बोलना मत, गलती से भी छूना तो नहीं। एक था, एक और करवाया था ना, करो जो करना है, पढ़ो जो पढ़ना है, बताया था। हाँ, व्हाट यू वांट वाला। मान के चलो कि कोई व्यक्ति, दो पक्षों में झगड़ा हो गया, तो उसने क्या बोला? करो जो करना है। अब आप मनाने के लिए बोले, पूछने में क्या जाता है, बोलने में क्या जाता है, पढ़ने में क्या जाता है, बात करने में क्या जाता है, देखने में क्या जाता है, कोशिश करने में क्या जाता है, हाँ करने में क्या जाता है। अब कैसे बनाओगे इसे? अब धीरे धीरे आपको जोड़ता चला जाऊंगा, सारे फ्रेज को एक साथ जोड़ोगे। अंग्रेजी देखो कैसे निकलता है।
यहां पर मैंने बोला कि पूछने में क्या जाता है, सब में देखो क्या जाता है कि नहीं, यानी सब में है क्या जाता है। तो इसका मीनिंग होगा, जो क्या जाता है का मीनिंग पता चल जाए तो फिर इसको तो जानते हैं पूछने में, यानी पूछने का आस्क होता है। क्या जाता है का मीनिंग होता है व्हाट गोज टू, यानी क्या जाता है का मीनिंग क्या हो गया, व्हाट गोज टू। लिख लिए ना। अब एक को बनाया जाए, देखो कैसे, यहां पर लगा पूछने में क्या जाता है तो व्हाट गोज टू आस्क, कहने में क्या जाता है व्हाट गोज टू स्पीक, या फिर से किसी कहने में। अब मैंने बोल दिया कि पूछने में क्या जाता है, अब आपने इसके साथ जितना बनाना है बनाओ। नेक्स्ट क्या था, बोलने में क्या जाता है तो व्हाट गोज टू स्पीक। अब बोलने में क्या जाता है तो मैंने बोल दिया सुनने में क्या जाता है, सुनने का इंग्लिश होता है हियर, तो व्हाट गोज टू। नेक्स्ट देखो, पढ़ने में क्या जाता है, अब बोल दिया जाए कि लिखने में क्या जाता है, व्हाट गोज टू रीड। लिखने में क्या जाता है, व्हाट गोज टू राइट। अब ऐसे सारे शब्द हो। बैठने में क्या जाता है, व्हाट गोज टू। मेरा व्हाट्सएप खोलने में क्या जाता है, ओपन माई व्हाट्सएप। तुम्हारा व्हाट्सएप खोलने में क्या जाता है, व्हाट गोज टू ओपन योर व्हाट्सएप। समझ में आया। खड़ा रहने में क्या जाता है, स्टैंड। यानी जितने सारे सब बनाओ। बात करने में क्या जाता है, व्हाट गोज टू टॉक। वही बात करने की बात कह रहा है। ऐसे सारे, खाने में क्या जाता है, सोने में क्या जाता है, व्हाट गोज टू स्लीप। उसके बाद जितने सारे बनाने हैं बनाओ। नोट्स बनाने में क्या जाता है, मेक अ नोट, नोट बनाने में। अब ऐसे जितने सारे शब्द बताओ। अब धीरे धीरे एक आइडिया तो मिल रहा है ना, अंग्रेजी कैसे बोले। जैसे अब आएगा, इसको देखो, सबसे बेहतरीन तरीका है कि इसको एक दीवार पर चिपका देना, बार बार नजर जाए अंग्रेजी। जब जब देखोगे तब 4 अंग्रेजी निकलेगा अंदर से। नेक्स्ट देखो, देखने में क्या जाता है, व्हाट गोज टू सी। छूने में क्या जाता है, अब मैंने बोला पानी पीने में क्या जाता है, दूध पीने में क्या जाता है। अब खाना खाने में क्या जाता है, समझ में आया। अच्छा बताओ, पानी पूरी खाने में क्या जाता है, ईट पानी पूरी। समझ में आया। जितने ईट पानी पूरी सब के सब। अब बिल्कुल देखो, अब पता ही है कौन पूछ सकता है। यानी कि खाने में क्या जाता है, पीने में क्या जाता है, सोने में क्या जाता है, पढ़ने में क्या जाता है, लिखने में क्या जाता है, मिटाने में क्या जाता है, भुलाने में क्या जाता है, फॉरगेट, भुला। क्लियर। माफ करने में क्या जाता है। नेक्स्ट देखो, कोशिश करने में क्या जाता है, ट्राई करने में। यानी कि ट्राई मतलब कोशिश। व्हाट गोज टू द फ्रेज ही है, जिसके साथ जोड़ दोगे उसका मतलब है कोशिश करने में क्या जाता है। अब देखो, हाँ करने में, हाँ कहने में क्या जाता है, यस। अब हाँ कह दिया तो ना भी तो कह सकते हैं, तो ना कहने में क्या जाता है, व्हाट गोज टू से नो। सॉरी कहने में क्या जाता है। अच्छा, नजर मिलाने में क्या जाता है। अब नजर मिलाने का इंग्लिश पता होना चाहिए। समझ में आया। तो एक बात बताओ कि अब आइडिया तो मिल रहा है ना। अब जैसे कोई बोले कि करो जो करना है, डू व्हाट यू वांट, डू व्हाट यू वांट टू, तो आप बोलोगे कि कोशिश करने में क्या जाता है, व्हाट गोज टू ट्राई। धीरे धीरे समझ में आ रहा है अंग्रेजी। तो ऐसे ही आपको डेली समझना है। हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। मिलेंगे मंडे क्लास में।